दूर खड़ी अवंतिका और मन्नत की नजरें एक पल के लिए भी वेदिका से नहीं हटी थीं। वेदिका को वह जूस पीता हुआ देखकर अवंतिका के चेहरे पर एक शैतानी सुकून आ गया। उसने दबे पांव मन्नत के करीब होकर फुसफुसाते हुए कहा, स्वीटी पक्का ये काम करेगा ना? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? मन्नत ने अपने होठों पर एक कुटिल मुस्कुराहट लाते हुए बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, ऑफ कोर्स आंटी, बस 15 मिनट रुकिए और देखिए, इस जूस में जो खास चीज मैंने मिलाई है वो अपना रंग दिखाना शुरू करेगी। उसके बाद जो तमाशा होगा वो पूरा शहर देखेगा। बस 15 मिनट, फिर कमाल देखिए। अवंतिका ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों से जैसे वेदिका को भस्म कर देने वाली नजर डाली। उसे अपनी जीत करीब लग रही थी। वेदिका को जूस पिया 20 मिनट से ऊपर का वक्त हो चुका था, लेकिन वह पूरी तरह नॉर्मल दिख रही थी। उसके चेहरे पर ना तो कोई सिकन थी और ना ही उसकी चाल में कोई लड़खड़ाहट। उसे इतना सामान्य देखकर अवंतिका के सब्र का बांध टूटने लगा। उसने मन्नत को कोनी मारते हुए तीखे लहजे में कहा, मन्नत, तुमने तो कहा था कि 15 मिनट में असर शुरू हो जाएगा। यहाँ तो आधा घंटा होने को आया है। मन्नत खुद उलझन में थी। वह बार बार अपनी घड़ी और फिर वेदिका को देख रही थी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, इट्स वियर्ड आंटी, असर तो अब तक हो जाना चाहिए था। और जिस तरह की इसकी दुबली पतली बॉडी है, उसे तो और भी जल्दी रिएक्ट करना चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये खड़ी कैसे है। अवंतिका ने चिढ़कर वेदिका की तरफ देखा, जो उस वक्त एक मुस्कुराते हुए मेहमान से बात कर रही थी। तो फिर ये इतनी नॉर्मल कैसे है? इसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसने कोई ड्रग कंज्यूम किया है। कहीं उस वेटर ने गिलास तो नहीं बदल दिया? उन दोनों की कानाफूसी जारी थी कि तभी मन्नत की मॉम मानसी ने बीच में टोकते हुए कहा, शांत हो जाओ अवंतिका, थोड़ा और वेट कर लो। कभी कभी बॉडी टाइप की वजह से असर होने में वक्त लगता है। पार्टी अभी बाकी है। उधर हॉल के बीचों बीच वेदिका वेदांश के साथ खड़ी मेहमानों से मिल रही थी। वहां मौजूद हर शख्स की नज़र उन दोनों पर ही थी। बिजनेस सर्कल के बड़े बड़े लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, भले ही लड़की बहुत सिंपल है और इसका रंग सांवला है, पर वेदांश के साथ वह वाकई परफेक्ट लग रही है। एक अलग ही ग्रेस है इसमें। वक्त बीतता गया। अब तक 1 घंटा हो चुका था। अवंतिका का सब्र पूरी तरह खत्म हो गया। उसे लगा कि मन्नत ने कोई घटिया दर्जे की चीज इस्तेमाल की है या फिर उसका प्लान ही फ्लॉप हो गया है। वह गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से ड्रिंक्स एरिया की तरफ चली गई। धीरे धीरे रात गहराने लगी। मीडिया वाले अपनी फुटेज लेकर जा चुके थे और बड़े बड़े मेहमान भी एक एक करके विदा ले रहे थे। अब उस विशाल हॉल में सिर्फ गिनती के कुछ लोग बचे थे। वेदांश, उसका भाई ईशान, वेदिका और वेदांत के कुछ बेहद करीबी बिजनेस फ्रेंड्स। हॉल की भारी लाइटें अब कुछ कम कर दी गई थीं और माहौल में एक अजीब सी शांति छा गई थी। वेदिका को अभी भी कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन उसके शरीर के अंदर वो ड्रग अब धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। रात काफी गहरी हो चुकी थी और होटल का वह विशाल हॉल अब खाली खाली सा लगने लगा था। वेदिका की थकान अब अपनी चरम सीमा पर थी। शोर शराबे और भारी गाउन के बोझ से उसका दम घुटने लगा था। इसलिए उसने सोचा कि वह हॉल से बाहर निकलकर थोड़ी ताजी हवा ले। वह हॉल के बाहर गलियारे की तरफ गई और वहां रखे एक सोफे पर बैठने की सोची। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे अचानक महसूस हुआ कि फर्श उसके पैरों के नीचे से खिसक रहा है। उसका शरीर भारी होने लगा था और पैर पूरी तरह डगमगा गए। वह गिरने ही वाली थी कि तभी एक मजबूत हाथ ने उसे कंधे से थाम लिया। भाभी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? ये ईशान था, जो समय रहते वहां पहुंच गया था। ईशान ने बड़ी सावधानी से वेदिका को सोफे पर बैठने में मदद की। वह वेदिका की हालत देखकर थोड़ा चिंतित हो गया। उसने पास आकर पूछा, क्या हुआ भाभी? आपकी तबीयत अचानक इतनी कैसे बिगड़ गई? वेदिका ने भारी पलकों के साथ अपनी आंखें खोली, फिर बंद की और फिर दोबारा खोलने की कोशिश की। उसके सामने सब कुछ धुंधला था। वह अपनी आंखों को सिकोड़कर सामने खड़े शख्स को पहचानने की कोशिश कर रही थी। ड्रग का असर अब उसकी चेतना पर हावी होने लगा था। उसने लड़खड़ाती जुबान में धीरे से कहा, तुम, वो नरबख्शी कहाँ है? ईशान एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसने हैरान होकर पूछा, कौन नरबख्शी? भाभी, आप क्या कह रही हैं? वेदिका ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया।
उसका सिर बुरी तरह चकरा रहा था। उसने चिढ़ते हुए कहा, इतना शोर क्यों कर रहे हो? मेरा सर दुख रहा है। उसे कहो चुप रहे। गलियारे में बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन वेदिका को अपने कानों के अंदर अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। उसकी बदली हुई आवाज और इस तरह की बहकी बहकी बातें सुनकर ईशान समझ गया था कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। उसे शक हुआ कि शायद किसी ने उनकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया है। ईशान ने तुरंत वेदिका का हाथ पकड़ा और विनती भरे लहजे में कहा, भाभी प्लीज आप यहीं रुकिए, कहीं मत जाइएगा। मैं भाई को बुलाकर लाता हूँ। ईशान ने उसे वहीं रुकने की हिदायत दी और तेजी से हॉल की तरफ भागा ताकि वेदांश को ला सके। उसे डर था कि अगर वेदांश को इस हालत का पता नहीं चला तो कोई और इसका फायदा उठा सकता है। ईशान लगभग भागता हुआ हॉल के उस कोने में पहुंचा जहां वेदांश अपने कुछ खास बिजनेस पार्टनर्स के साथ किसी जरूरी डील पर चर्चा कर रहा था। वेदांश के चेहरे पर वही चीज परिचित गंभीरता थी। ईशान ने बीच में ही टोकते हुए बहुत धीमी आवाज में कहा, भाई मेरे साथ चलिए प्लीज। वेदांश की बातों का सिलसिला टूटा तो उसने एक पल के लिए अपनी आंखें सिकोड़ी और ईशान को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुझे दिख नहीं रहा ईशान कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ? तमीज भूल गए हो क्या? वेदांश का स्वर नीचा था पर उसमें एक चेतावनी थी। लेकिन ईशान के चेहरे पर छाई चिंता कम नहीं हुई। उसने जोर देकर कहा, भाई इंपॉर्टेंट है प्लीज। वेदांश को अब एहसास हुआ कि ईशान बिना वजह उसे किसी मीटिंग के बीच से नहीं उठाएगा। उसने अपने सामने खड़े लोगों की तरफ देखा और फिर ईशान से सख्ती से पूछा, क्या हुआ जल्दी बोल। ईशान ने उसके और करीब आकर फुसफुसाते हुए कहा, वो भाभी, आई थिंक उनकी तबीयत ठीक नहीं है। भाभी और तबीयत, ये दो शब्द सुनते ही वेदांश के दिमाग में जैसे कुछ क्लिक हुआ। उसकी नजरों में फौरन वो जूस का गिलास और वेदिका का उतरा हुआ चेहरा घूम गया। उसने बिना एक पल की देरी किए सामने खड़े लोगों को प्रोफेशनल अंदाज में एक्सक्यूज किया और बिना कुछ कहे तेजी से ईशान के पीछे गलियारे की तरफ चल दिया। वेदांश और ईशान तेजी से उस गलियारे की तरफ पहुंचे जहां ईशान ने वेदिका को छोड़ा था। लेकिन वहां पहुंचते ही दोनों के होश उड़ गए। सोफा खाली था। वेदांश के चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी एक साथ तैर गई। उसने ईशान की तरफ मुड़कर दहाड़ते हुए कहा, कहाँ है वो? ईशान, अगर ये कोई तुम्हारा बेतुका मजाक है तो याद रखना, अंजाम बहुत बुरा होगा। ईशान के चेहरे से रंग उड़ चुका था। वह हकलाते हुए बोला, भाई कसम से मैं मजाक नहीं कर रहा। वो यहीं बैठी थी और वो किसी नरबख्शी को ढूंढ रही थी। मैंने उनसे कहा था कि वो यहाँ से ना हिलें। नरबख्शी शब्द सुनते ही वेदांश के दिमाग की नसें तन गईं। उसे समझ आ गया कि ईशान सच बोल रहा है और वेदिका की दिमागी हालत इस वक्त ठीक नहीं है। नरबख्शी, मतलब वो मेरे बारे में बात कर रही थी? शिट! वेदांश ने अपने बाल पीछे खींचते हुए कहा। दोनों ने आसपास के बाथरूम, कैफे और छोटे केबिन छान मारे, लेकिन वेदिका का कहीं पता नहीं चला। होटल इतना बड़ा था कि उसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। वेदांश ने तुरंत अपने सिक्योरिटी हेड नितेश को फोन लगाया और गरज कर कहा, नितेश अभी के अभी सीसीटीवी चेक करो। मेरी पत्नी हॉल से बाहर निकली थी, देखो वो किस तरफ गई है। मुझे 1 मिनट के अंदर जवाब चाहिए। कुछ ही पलों में संजीव का वापस फोन आया। सर, मैडम टेरिस की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर देखी गई हैं। वो काफी लड़खड़ा रही हैं। वेदांश और ईशान बिना लिफ्ट का इंतजार किए सीढ़ियों की तरफ भागे। रास्ते में छत के दरवाजे के पास फर्श पर वेदांश की नजर एक चीज पर पड़ी। वो वेदिका का क्लच था। वेदांश ने झुककर क्लच उठाया। उसकी पकड़ मजबूत हो गई। उसने बिना कुछ कहे उस क्लच को अपने कोट की जेब में डाल लिया, जैसे वो उसकी कोई बहुत कीमती चीज हो। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं नशे की हालत में वेदिका छत से गिर न जाए। जल्दी चलो ईशान, वेदांश ने कहा और दोनों ने छत का भारी दरवाजा धक्का देकर खोला। ठंडी हवा के एक झोंके ने उनका स्वागत किया। छत का भारी लोहे का दरवाजा एक हल्की सी चरमराहट के साथ खुला। सामने का नजारा देखकर वेदांश और ईशान की सांसें जैसे उनके हलक में ही अटक गईं। ठंडी हवा के झोंके तेजी से चल रहे थे, लेकिन उन दोनों के माथे पर पसीना आ गया। वेदिका छत की एकदम एज पर बैठी थी। उसकी पीठ उन दोनों की तरफ थी। वह बिल्कुल वैसे ही बैठी थी जैसे कोई बच्चा किसी पार्क की दीवार पर बैठता है, बेखौफ और अपनी दुनिया में खोया हुआ। उसके दोनों पैर छत की मुडेर से बाहर हवा में लटक रहे थे।
और वह उन्हें किसी झूले की तरह हवा में आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। उसकी सैंडल्स नीचे फर्श पर बेतरतीब पड़ी थी, जो उसने शायद बैठने से पहले उतार दी थी। हवा के तेज झोंके से उसका मिडनाइट ब्लू गाउन लहरा रहा था, जो अंधेरे में उसे किसी गिरते हुए तारे जैसा दिखा रहा था। भाभी, ईशान के मुंह से डर के मारे एक धीमी आवाज निकली और वह उसकी तरफ भागने ही वाला था। बेदास ने फुर्ती से ईशान का हाथ पकड़ा और उसे वहीं रोक दिया। उसने अपनी उंगली होठों पर रखी और उसे चुप रहने का इशारा किया। बेदास की आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। वह जानता था कि इस वक्त वेदिका होश में नहीं है। अगर उनकी आवाज सुनकर वह अचानक डरी या पीछे मुड़ने की कोशिश की तो उसका संतुलन बिगड़ जाएगा और वह सीधे कई मंजिल नीचे गिर सकती थी। वेदांत ने अपने जूतों की आवाज को दबाते हुए दबे पांव उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। वेदिका अपनी धुन में कुछ गुनगुना रही थी और ऊपर आसमान के तारों को देख रही थी। इतनी सारी लाइट्स, और वो नरवक्शी कहता है कि मैं घर में रहूं। उसे क्या पता कि मुझे आसमान कितना पसंद है। वह नशे में खुद से ही बातें कर रही थी। वेदांत अब उसके बिल्कुल करीब था। उसकी दूरी अब सिर्फ कुछ इंच की बची थी। जैसे ही वेदिका ने थोड़ा और झुककर नीचे देखने की कोशिश की, वेदांत ने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी मजबूत बाहें उसके पेट के चारों ओर लपेटी और पूरी ताकत से उसे पीछे की तरफ खींच लिया। वेदिका के मुंह से एक हल्की चीख निकली। वेदांत उसे खींचते हुए सुरक्षित फर्श पर ले आया और खुद भी उसके साथ नीचे गिर पड़ा। वेदिका पूरी तरह वेदांत की गोद में थी। उसकी पीठ उसके सीने से टिकी थी। वेदांत की सांसें इतनी तेज चल रही थी मानो वह कोई लंबी दौड़ दौड़ कर आया हो। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुम पागल हो गई हो, वेदांत ने उसे कसकर पकड़ते हुए लगभग दहाड़ कर कहा, लेकिन उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा खौफ और फिक्र थी। वेदिका ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और उसकी आंखों में झांका। वेदांत ने जैसे ही उसे सुरक्षित फर्श पर खींचा, वेदिका के दिमाग में दौड़ रहे नशे के धुंधलके ने एक नया मोड़ ले लिया। उसे समझ में नहीं आया कि वह अभी एक जानलेवा खतरे से बची है, बल्कि उसे वेदांत का उसे छूना नागवार गुजरा। उसने झटके से अपनी बाहें छुड़ाई और बहुत नाराजगी से बोली, छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ। वेदांत ने हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव के साथ उसे छोड़ दिया। वेदिका लड़खड़ाते हुए जैसे तैसे खड़ी हुई। उसका गाउन इधर उधर उलझ रहा था, पर वह पूरी जिद में थी। उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी उंगली वेदांत की तरफ तानी और नाराजगी से चिल्लाते हुए बोली, तुम तुम यहाँ क्यों आए, गधे कहीं के। मैं इतने अच्छे एरोप्लेन में बैठी थी बादलों के बीच, तुमने मुझे नीचे क्यों उतारा, किसने हक दिया तुम्हें। वेदांत की आंखें फटी की फटी रह गईं। एरोप्लेन? वेदिका, तुम छत की मुडेर पर बैठी थी, नीचे गिर जाती तो। चुप, वेदिका ने उसे बीच में ही टोक दिया। मैं बात कर रही हूँ ना, बीच में क्यों बोल रहे हो। कोई तमीज नहीं है तुम्हें। मुझे मेरे घर जाना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, समझे तुम। वेदांत ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़की को संभाल या इसकी बातों पर हंसे। उसने थोड़ा सख्त होकर कहा, ये कैसी पागलों वाली बात कर रही हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यह सुनते ही वेदिका का पारा और चढ़ गया। उसने अपना हाथ कमर पर रखा, हालांकि वह अभी भी डगमगा रही थी, और बोली, दिमाग मेरा नहीं तुम्हारा खराब है। इनफैक्ट तुम्हारी पूरी फैमिली का दिमाग खराब है। तुम सबके सब गंदे हो, एकदम गंदे। पीछे खड़ा ईशान अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था, जबकि वेदांत का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वह बस ये सोच रहा था कि अगर किसी मेहमान ने चौहान खानदान की बहू को इस हालत में देख लिया तो कल की हेडलाइंस क्या होगी। वेदांत ने जब वेदिका के मुंह से अपनी पूरी फैमिली के लिए गंदा शब्द सुना तो उसका धैर्य जवाब दे गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी कलाई मजबूती से पकड़ते हुए गुस्से में कहा, बहुत हुआ, अब एक लफ्ज भी मत बोलना, चुपचाप मेरे साथ घर चलो। वेदिका ने झटके से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की और खुद को उससे दूर किया। उसकी आंखों में अब नशे के साथ साथ एक अजीब सा दर्द और विद्रोह था। वह लड़खड़ाती हुई ईशान के पास गई और किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी शिकायत करते हुए बोली, देखो ईशान, देखो इसे, ये हमेशा ऐसे ही मेरे साथ जबरदस्ती करता है। उसने अपने गाउन की आस्तीन थोड़ी ऊपर की और अपनी कलाई पर पड़े पुराने निशान दिखाते हुए भरी आवाज में कहा, इसने कल भी मुझे हर्ट किया था, यह बहुत निर्दयी है। वेदांत का गुस्सा अब शर्मिंदगी में बदलने लगा था।
उसने अपनी आवाज धीमी की, लेकिन सख्ती बरकरार रखी। वेदिका, तमाशा मत करो, चुपचाप घर चलो, हम वहीं बात करेंगे। नहीं जाऊंगी, वेदिका जोर से चिल्लाई। तुम घर जाने को बोलते हो और तुम्हारे पापा, वो तो मुझे घर से निकल जाने के पैसे देते हैं। ये सुनते ही वेदांश और ईशान दोनों सन्न रह गए। वेदांश की पकड़ ढीली पड़ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पापा मिस्टर चौहान ने पीठ पीछे ऐसी कोई बात की होगी। वेदिका ने वेदांश की आंखों में आंखें डाली। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। वह नाराजगी और नफरत से बोली, तुम लोग खुद को समझते क्या हो? भिखारी हूं मैं, जो हर बार अपने पैसों का रूप दिखाते हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। और अपने डैड को भी बोल देना कि वेदिका बिकाऊ नहीं है। उसने सीने पर हाथ रखा और पूरी शिद्दत से बोली, मेरा जो मन होगा मैं वही करूंगी। अगर मुझे तुम्हें छोड़ना भी होगा ना, तो मैं अपनी मर्जी से छोड़ूंगी, उनके बोलने पर नहीं। मुझे खरीदा नहीं जा सकता। छत पर सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा के चलने की आवाज आ रही थी। वेदांश पत्थर की मूरत बना खड़ा था। वेदिका की बात सुनकर वेदांश और ईशान के चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे किसी ने उनके सिर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। वेदांश को काट मार गया। उसने हकलाते पूछा, वेदिका, तुम क्या कह रही हो? क्या सच में मिस्टर चौहान ने तुम्हें पैसे ऑफर किए थे? वेदिका ने अपनी नाक सिकोड़ी और हवा में हाथ नचाते हुए बोली, ओहो, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठे तुम हो, तुम्हारा पूरा खानदान झूठा है। वेदिका वेदांत की छाती पर अपनी उंगली से जोर जोर से पोक करने लगी। तुम्हारे डैड ने मुझे धमकी दी थी। बोले, ये लो ब्लैंक चेक और दफा हो जाओ, वरना मेरे लाडले बेटे को घर से निकाल दूंगा। तुम ना तुम एक नंबर के बुद्धू हो वेदांत। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे पीछे क्या क्या खिचड़ी पकती है। वेदांश उसकी उंगली को अपनी छाती से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेदिका पूरे फॉर्म में थी। तुम्हें पता है, अगर वो मुझे पैसे देकर जलील नहीं करते ना, तो मैं तुम्हारी स्टूपिड पार्टी में कभी नहीं आती। मुझे क्या शौक है ये भारी गाउन पहनकर बंदरिया बनने का। मैं तो सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देखना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो तुम्हें घर से बाहर निकाले और तुम सड़क पर कटोरा लेकर खड़े हो जाओ। इतना बोलकर वह खिलखिलाकर हंसने लगी। हाँ हाँ, तुमने देखा नहीं उन सबकी शक्लें कैसे हो गई थी? अवंतिका आंटी तो ऐसे देख रही थी जैसे मुझे कच्चा चबा जाएंगी। और तुम्हारे डैड, उनका तो मुंह इतना बड़ा खुला का खुला रह गया था। उसने अपने हाथों से बड़ा सा घेरा बनाकर मिस्टर चौहान के मुंह का मजाक उड़ाया। ईशान ने अपनी हंसी दबाने के लिए अपना कोट का कॉलर मुंह में ठूंस लिया। वेदांत ने उसे एक तीखी नजर से देखा, फिर वापस वेदिका की ओर मुड़ा। वेदांत ने झल्लाकर कहा, वेदिका, बस करो, बहुत हो गया, चुप रहो तुम। वेदिका ने उसे डांटते हुए कहा, अभी मैं बोल रही हूँ, तुम बस सुनो। तुम ना बिल्कुल नरभक्षी जैसे दिखते हो, जो बस तुम्हारे सींग गायब है। इतना कहते कहते वेदिका की आंखें भारी होने लगी। वह खड़ी खड़ी झूलने लगी। उसने वेदांत का कोट कसकर पकड़ लिया ताकि गिर न जाए। वेदांत ने एक लंबी ठंडी सांस ली। उसे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वेदिका की इस मासूमियत और बुद्धू कहने वाले अंदाज ने उसके दिल की करवाट को थोड़ा कम कर दिया था। उसे समझ आ गया था कि यह लड़की जितनी टेढ़ी दिख रही है, उससे कहीं ज्यादा उसके बारे में सोचती है। वेदिका की बड़बड़ाहट अब धीरे धीरे कम होने लगी थी और उसकी आंखें नींद से बोझिल होकर बंद होने को थीं। वह पूरी तरह थक चुकी थी और वेदांत के सीने से लगकर निढाल हो गई थी। वेदांत ने एक गहरी सांस ली, थोड़ा नीचे झुका और जमीन पर पड़ी वेदिका की दोनों सैंडल्स अपने एक हाथ में उठा ली। फिर बिना एक पल की देरी किए उसने अपनी मजबूत बाहों में वेदिका को किसी कीमती चीज की तरह समेटा और उसे क्रेडल कैरी किया। ईशान ये सब देख रहा था। वेदांत ने अपनी नजरों से ईशान को नीचे चलने का इशारा किया। तीनों जब लिफ्ट से होते हुए नीचे हॉल की ओर पहुंचे, तो वहां सन्नाटा पसर गया। लॉबी में अवंतिका, मिस्टर चौहान और मन्नत अभी भी इस इंतजार में खड़े थे कि तमाशा कब होगा। लेकिन जब उन्होंने वेदांत को अपनी पत्नी को गोद में उठाए पूरी सुरक्षा के साथ नीचे आते देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अवंतिका और मिस्टर चौहान की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उन्हें लगा था कि ड्रग के असर के बाद वेदिका कहीं बेइज्जत होकर पड़ी होगी, पर यहाँ तो वेदांत खुद उसकी ढाल बना हुआ था। मन्नत का गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंच गया जैसे उसने वेदांत की बाहों में चैन से सोई हुई वेदिका को देखा। जलन के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ जूस का गिलास पास के प्लेटफार्म पर इतनी जोर से पटका
कि उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। मिस्टर चौहान ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था, लेकिन वेदांत का चेहरा इस वक्त पत्थर की तरह सख्त था। उसने ना तो अवंतिका की ओर देखा, न मन्नत की जलन को भाव दिया, और ना ही अपने पिता की नजरों का सामना किया। वह किसी से कुछ भी कहे बिना अपनी पत्नी को सीने से लगाए सीधा पार्किंग की ओर निकल गया। ईशान भी एक विजयी मुस्कान के साथ उनके पीछे हो लिया। पीछे छोड़ गया तो बस उन तीनों की नाकाम साजिशें और उनके उतरते हुए चेहरे। अगली सुबह जब वेदिका की आंख खुली तो उसका सिर किसी भारी पत्थर की तरह लग रहा था। उसने जैसे तैसे अपनी पलकों को सिकोड़ते हुए कमरे की चीजों पर फोकस करने की कोशिश की। चंद सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि वह अपने कमरे के परिचित माहौल में है। उसने अपने हाथों का सहारा लिया और लड़खड़ाते हुए बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसने एक बार फिर अपनी आंखें जोर से बंद की, जैसे कल रात की धुंधली यादों को समेटने की कोशिश कर रही हो। तभी कमरे के कोने से एक गहरी आवाज गूंजी। वेदांत वहां खड़ा था, हाथ में कॉफी का मग लिए। उसने कॉफी की एक घूंट ली और बड़ी ठंडी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग मिसेस चौहान। लगता है आपकी कल की शाम उम्मीद से काफी बेहतर गुजरी होगी। वेदांत की बात सुनकर वेदिका ने चौंक कर उसकी ओर देखा। जैसे जैसे उसकी धुंधली यादें साफ होने लगी, उसे याद आने लगा कि कल रात उसने क्या क्या किया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और शर्मिंदगी तैर गई। वहीं वेदांत खामोशी से चलकर उसके पास आया। उसने काफी मग को साइड टेबल पर रखा और बिस्तर पर ठीक वेदिका के सामने बैठ गया। उसकी नजरें वेदिका के चेहरे पर गड़ी थीं। क्या कल तुमने ड्रिंक की थी? वेदांत ने सीधा सवाल किया। वेदिका ने तुरंत अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने सिर्फ नॉर्मल जूस पिया था। तो फिर तुम नशे में कैसे थी? वेदांत के स्वर में एक तीखापन था। वेदिका ने कुछ पल सोचा और फिर धीमी आवाज में बोली, मुझे नहीं पता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक गिलास जूस उसे इतना बेसुध कैसे कर सकता है। वेदांत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मतलब पक्का उस जूस में कोई नशीला ड्रग मिलाया गया था। वेदिका खामोश हो गई, बस यही सोचकर अंदर ही अंदर डर रही थी कि अब वेदांत उससे उन बातों के बारे में पूछेगा जो उसने नशे की हालत में छत पर कही थी। कमरे में भारी सन्नाटा था, जिसे आखिरकार वेदांत ने ही तोड़ा। तुम कब बताने वाली थी कि मिस्टर चौहान ने तुम्हें पैसे ऑफर किए थे? वेदांत की आवाज में इस बार एक अलग तरह की गंभीरता थी, और यह भी कि उन्होंने तुम्हें धमकी दी थी कि अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। वेदिका के पास इस बात की कोई जवाब नहीं था। वह बस खामोश रही। वेदांत थोड़ा और उसकी ओर झुका और धीमी आवाज में कहा, शक तो मुझे कल ही हो गया था कि जो लड़की सुबह मेरी आंखों में आंखें डालकर यह बोल चुकी थी कि वो मर जाएगी पर मेरे साथ पार्टी में नहीं जाएगी, वो अचानक ऐसे कैसे मान गई। वेदिका ने अपनी नजर झुका ली और भर्राई हुई आवाज में बोली, मेरा इरादा तुमसे कुछ भी छुपाने का नहीं था, पर मैं तुम्हारे और तुम्हारे डैड के रिश्ते को और खराब नहीं करना चाहती थी। वेदिका की ये बात सुनते ही वेदांत के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उसकी आंखों में एक पुरानी कड़वाहट उतर आई। उसने सख्ती से कहा, वो मेरे डैड नहीं है, और कुछ खराब तब होगा जब कोई रिश्ता बचा हो। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत मिस्टर चौहान और उनकी मिस्ट्रेस अवंतिका से करता हूँ। वेदांत के मुंह से नफरत और मिस्ट्रेस जैसे शब्द सुनकर वेदिका पूरी तरह शॉक्ड रह गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि चौहान परिवार की चमक दमक के पीछे नफरत की इतनी गहरी खाई है। वेदिका अभी भी वेदांत की उस कड़वाहट भरी बात के बारे में सोच रही थी कि उसके डैड के साथ उनके रिश्ते इतने खराब कैसे हैं। कमरे का माहौल काफी भारी हो गया था। तभी वेदांत ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट भरा और एक गहरा सवाल किया, एक बात बताओ वेदिका, अगर तुमने वो जूस काफी देर पहले पिया था तो उसका असर इतनी देर बाद क्यों हुआ? आमतौर पर ऐसी चीजें तो फौरन असर दिखाती हैं। वेदांत ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, जैसे वह किसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। वेदिका ने अपनी पलकें झपकाई और थोड़ी देर खामोश रहने के बाद धीमी आवाज में कहा, वो दरअसल मेरी बॉडी कंडीशन ही ऐसी है। मुझे बचपन से ही कोई भी दवाई, टैबलेट या कोई भी चीज बहुत देर से असर करती है। वेदांत ने हैरानी से अपनी भौहें से घोड़ी। वेदिका ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पता नहीं क्यों पर मेरा सिस्टम ड्रग्स या हैवी डोज को सोखने में बहुत समय लेता है। शायद इसीलिए कल रात भी जब तक मैं छत पर पहुंची
तब तक मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वेदांत उसे गौर से सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि यह लड़की वाकई में रहस्यमयी है। जहाँ कोई और होती तो शायद आधे घंटे में बेसुध हो जाती। वहीं वेदिका ने इतनी देर तक खुद को संभाले रखा। भले ही वह अनजाने में था। वेदांत बिस्तर से उठा और खिड़की की ओर जाकर खड़ा हो गया। उसने बिना मुड़े कहा, अच्छी बात है कि तुम्हारा सिस्टम धीमा है, वरना कल रात उस भीड़ के बीच जो तमाशा होता उसे संभालना मेरे लिए मुश्किल हो जाता। लेकिन अब उसने पलटकर वेदिका की ओर देखा। उसकी आंखें अब बदले की आग से चमक रही थीं। वेदांत की आंखों में बदले की आग साफ देखी जा सकती थी, लेकिन उसने खुद पर काबू पाया। उसने वेदिका की ओर देखा और शांत लहजे में कहा, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर नीचे ब्रेकफास्ट पर चलते हैं। वेदिका ने बस सिर हिलाया और बिना कुछ बोले बिस्तर से उठी और बाथरूम की तरफ चली गई। उसे एहसास था कि आज की सुबह कल की रात से भी ज्यादा भारी होने वाली है। नीचे डाइनिंग टेबल का नजारा। नीचे डाइनिंग एरिया में माहौल तनाव भरा था। अवंतिका, मिस्टर चौहान और ईशान पहले से ही वहां बैठे थे। अवंतिका के मन में जबरदस्त हलचल मची थी। उसकी कल की चाल उल्टी जो पड़ गई थी। वहीं मिस्टर चौहान के चेहरे पर भी सिकन थी। उन्हें डर सता रहा था कि अब तक वेदिका ने बेताज को उस ब्लैंक चेक और धमकी वाली बात बता दी होगी। उन्हें लग रहा था कि वेदांत नीचे आते ही उन पर बरसेगा। तभी सीढ़ियों से वेदांत और वेदिका नीचे आते हुए दिखाई दिए। अवंतिका और मिस्टर चौहान की सांसें अटक गईं। उन्हें लगा कि अब तमाशा होगा, चिल्लम चिल्ली होगी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि वेदांत के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बिल्कुल शांत था। वेदांत चुपचाप ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठा। उसने बिना किसी की तरफ देखे अपना नाश्ता शुरू किया। कमरे में मौजूद हर शख्स उसे देख रहा था, यह सोचकर कि वह कब फटेगा। पर वेदांत ने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपना खाना खत्म किया, वेदिका की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, बाय। इतना बोलकर वह वहां से चला गया। उसके पीछे ईशान और वेदिका एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वेदांत की इस खामोशी का राज क्या है। थोड़ी देर बाद ईशान और वेदिका भी वहां से उठकर चले गए। जैसे ही वो लोग वहां से हटे, अवंतिका ने फुसफुसाते हुए मिस्टर चौहान से कहा, अनीस, इस लड़के के दिमाग में कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। मुझे डर लग रहा है। मिस्टर चौहान ने उसे सवालिया नजरों से देखा। अवंतिका ने आगे कहा, मुझे लगता है कि वेदांत को तुम्हारे बाप की वसीयत का राज पता चल गया है। वह उस कड़वे सच को जान चुका है। तभी वह अब हमारी इन छोटी मोटी चालों का कोई जवाब नहीं दे रहा, बस सीधे बड़े शिकार की तैयारी में है। मिस्टर चौहान ने सिर हिलाया। अगर ऐसा होता तो वह खुलकर हमसे दुश्मनी निकालता। अब तक मेरे अंडर काम नहीं कर रहा होता। पता नहीं अनीस, पर वह कुछ तो छुपा रहा है। अवंतिका की आंखों में क्रूरता चमक उठी। उसने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, जो भी हो, हमारे पास अब बहुत कम वक्त बचा है। इस वेदिका को ठिकाने लगाओ, इससे पहले कि इनकी शादी के 3 महीने पूरे हो जाएं। अगर 3 महीने बीत गए तो सब कुछ हमारे यहाँ से निकल जाएगा। अवंतिका की बात सुनकर मिस्टर चौहान के चेहरे पर झुंझलाहट और डर साफ दिख रहा था। उन्होंने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बोले, तो हम क्या करें? मेरे बस में होता तो मैं अभी के अभी इस लड़की को गोली मार देता। लेकिन मुसीबत यह है कि अगर इसे खरोच भी आई तो वेदांत का सीधा सर हम पर जाएगा। वो लड़का पहले ही हम पर नजर रखे हुए है। एक छोटी सी गलती और सब कुछ तबाह हो जाएगा। मिस्टर चौहान की आवाज में बेबसी थी, क्योंकि वे जानते थे कि वेदांत अब पहले जैसा बेखबर नहीं रहा। अवंतिका ने एक गहरी और कुटिल सांस ली। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक उभरी, जैसे उसके दिमाग में कोई भयंकर योजना आकार ले रही हो। उसने मिस्टर चौहान की ओर झुकते हुए धीमी और ठंडी आवाज में कहा, हमें इसे सीधे मारने की जरूरत नहीं है अनीस। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन दोनों के बीच नफरत की ऐसी आग लग जाए कि वो कभी ना बुझे। उसने एक क्रूर मुस्कान के साथ अपनी बात पूरी की। हमें कुछ ऐसा ताना बाना बुनना होगा कि वेदांत का खून खौल उठे। हमें हालात ऐसे बनाने होंगे कि हम नहीं, बल्कि वेदांत खुद अपने हाथों से इस लड़की को खत्म कर दे। जब नफरत हद से बढ़ जाएगी तो वो खुद ही से अपनी जिंदगी से मिटा देगा और हमारे हाथ भी साफ रहेंगे। मिस्टर चौहान उसे हैरानी से देख रहे थे। अवंतिका अब एक ऐसी चाल चलने वाली थी जो न केवल वेदिका की जान ले सकती थी,
बल्कि वेदांश को भी उम्र भर के पछतावे की आग में झोंक देती। शाम ढल चुकी थी और आसमान में सिंदूरी रंगत छाई थी। वेदिका लॉन में लगे सफेद लोहे के झूले पर बैठी धीरे धीरे झूल रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसका मन कल रात और आज सुबह की गुत्थियों में उलझा था। तभी ईशान वहां पहुंचा। उसके दोनों हाथों में चाय के मग थे। उसने एक मग वेदिका की ओर बढ़ाया और मुस्कुराते हुए झूले के खाली हिस्से पर बैठ गया। आई नो आपको कॉफी पसंद नहीं है, सो ये लो आपकी फेवरेट अदरक वाली चाय। ईशान ने चाय ऑफर करते हुए कहा। वेदिका ने हैरानी और खुशी के साथ मग थाम लिया। थैंक यू ईशान, तुम्हें कैसे पता? ईशान ने अपनी चाय का मग उसकी तरफ किया। चीयर्स। दोनों ने हल्के से मग टकराए और चाय की पहली चुस्की ली। कुछ देर की खामोशी के बाद ईशान ने वेदिका की आंखों में देखा और बोला, आप भी वही सोच रही हैं ना जो मैं सोच रहा हूँ? वेदिका ने सवालिया नजरों से उसे देखा। मतलब यही कि आपके नरबख्शी हस्बैंड इतने शांत क्यों है? ईशान ने शरारत से कहा। कल रात जो तमाशा हुआ उसके बाद तो आज सुबह इस घर में तूफान आ जाना चाहिए था, लेकिन भाई तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऑफिस भी ऐसे गए जैसे कल रात उन्होंने किसी को गोद में उठाकर पूरी महफिल के सामने स्वैग नहीं दिखाया था। वेदिका ने एक लंबी सांस ली। सच कहूं तो मुझे भी यही लग रहा है। मुझे लगा था कि वो सुबह उठते ही सबको आड़े हाथों लेंगे, पर उन्होंने तो अंकल आंटी से बात तक नहीं की। ईशान ने सिर हिलाया। हाँ, कभी कभी उनके दिमाग को पढ़ पाना नामुमकिन होता है। भाई जब शांत होते हैं तो वो और भी खतरनाक लगते हैं। अपनी बात खत्म कर ईशान ने वेदिका की ओर देखा और माहौल हल्का करने के लिए मजाक में बोला, वैसे भाभी क्या स्वैग है आपका? आपने तो साक्षात वेदांत चौहान की बोलती बंद कर दी। उन्हें गधा झूठा और क्या था वो? हाँ, नरबख्शी। आई स्वेयर भाभी आपकी जगह कोई और होता तो भाई उसे अब तक ऊपर पहुंचा चुके होते। ईशान की आवाज सुनकर वेदिका के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अपनी शर्मिंदगी को छुपाते हुए उसने पूछा, ईशान एक बात बताओ, तुम्हारे भाई अंकल आंटी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? आंटी का तो मैं समझ सकती हूँ कि वो अपनी मॉम की जगह उन्हें नहीं देना चाहते, पर अंकल से इतनी नफरत क्यों? वो तो उनके सगे पिता हैं। वेदिका का सवाल सुनते ही ईशान के चेहरे की हंसी गायब हो गई। वह अचानक सीरियस हो गया। उसने चाय का मग नीचे रखा और गंभीर आवाज में बोला, अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ रही हैं तो इसका मतलब है कि भाई ने अब तक आपसे ये बात शेयर नहीं की है। सो आई एम सो सॉरी भाभी। मैं अपने भाई की सीक्रेट्स उनकी मर्जी के बिना किसी से शेयर नहीं कर सकता। वेदिका को ईशान की वफादारी अच्छी लगी। उसने ज्यादा जोर नहीं दिया और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो यहाँ ब्रो कोड चल रहा है? हाँ। ईशान ने भी हल्के से मुस्कुराकर सिर हिला दिया। फिर उसने वेदिका की आंखों में आंखें डालकर पूछा, वैसे अब आप बताओ, आपके और भाई के बीच क्या चल रहा है? क्योंकि कल रात जिस प्यार से आप उन्हें गालियां दे रही थी, मुझे नहीं लगता कि ये कोई नॉर्मल लव मैरिज है। क्या भाई ने आपको इस शादी के लिए मजबूर किया है? वेदिका एक पल के लिए ठिठकी। फिर उसने वही शब्द दोहराए जो ईशान ने अभी कहे थे। वह अपनी चाय का घूंट भरते हुए बोली, आई एम सो सॉरी ईशान, पर मैं भी अपने और अपने हस्बैंड के बीच का सीक्रेट किसी से शेयर नहीं कर सकती। ईशान ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने हार मानते हुए कहा, फियर इनफ, इट्स ओके भाभी। आई रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी। लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक जैसे रहस्यमयी। झूले की हल्की आवाज और चाय की महक के बीच उस शाम एक बात तो साफ थी। भले ही रिश्तों में कड़वाहट और राज थे, पर वेदिका और ईशान की यह दोस्ती इस घर के तूफानों से लड़ने में बड़ी ताकत बनने वाली थी। शाम ढलने के साथ ही चौहान हाउस की दहलीज पर एक बार फिर नई साजिशों ने कदम रखा। मन्नत अपनी चमक धमक वाली कार से नीचे उतरी। उसे अवंतिका ने कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने के लिए बुलाया था, ताकि वे दोनों मिलकर अपने उस खौफनाक प्लान को अंजाम दे सकें जिसे उन्होंने नाश्ते की मेज पर डिस्कस किया था। अवंतिका ने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाते हुए उसे गले लगाया। वेलकम मन्नत, तुम्हारे आने से इस घर में रौनक लौट आई। मन्नत ने चश्मा उतारते हुए कहा, थैंक्स आंटी, वैसे भी अब तमाशा देखने का असली मजा तो साथ रहकर ही आएगा। अवंतिका ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बिल्कुल, अभी तू थक गई होगी, जा गेस्ट रूम में फ्रेश हो जा। मैं तेरा सामान सर्वेंट से भिजवा देती हूँ। मन्नत ने सिर हिलाया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई।
लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही वह ऊपर पहुंची, उसके कदम गेस्ट रूम की तरफ मुड़ने के बजाय सीधे वेदिका और वेदांत के मास्टर बेडरूम की ओर मुड़ गए। मन्नत के चेहरे पर एक ईर्ष्या भरी मुस्कान थी। वह देखना चाहती थी कि जिस कमरे पर कभी वह अपना हक समझती थी, वहां उस मिडिल क्लास लड़की ने अपनी क्या छाप छोड़ी है। उसने धीरे से दरवाजा धकेला और अंदर कदम रखा। कमरे में सन्नाटा था। ना वहां वेदांत था और ना ही वेदिका। वेदांत अभी ऑफिस से लौटा नहीं था और वेदिका अभी भी गार्डन में ईशान के साथ थी। मन्नत ने नफरत भरी नजरों से पूरे कमरे का जायजा लिया। बिस्तर की सिलवटों से लेकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी वेदिका की मामूली सी चीजों को देखकर उसका खून खौल रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और बुदबुदाई, बहुत जल्दी इस कमरे की हवा भी बदल जाएगी और इस बिस्तर पर तुम्हारी जगह भी। मन्नत बिस्तर पर लेट गई। उसका आधा शरीर बिस्तर पर था और पैर फर्श पर टिके हुए थे। वह अपनी हथेलियों से मखमली चादर को सहला रही थी, जैसे वह उस जगह को महसूस करना चाहती हो जहाँ वेदांत होता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। तभी कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला। वेदांत अंदर दाखिल हुआ और मन्नत को अपने बिस्तर पर इस तरह लेटे देख उसके कदम वहीं ठिठक गए। उसकी आंखें गुस्से से सुलग उठी। तुम यहाँ क्या कर रही हो मन्नत? वेदांत की आवाज की गूंज इतनी ठंडी और सख्त थी कि मन्नत हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने अपने बाल संवारे और एक बनावटी मासूमियत के साथ मुस्कुराते हुए बोली, ओ वेदांत, तुम आ गए। एक्चुअली मैं काफी दिनों बाद आई हूं ना, तो शायद गेस्ट रूम का रास्ता भूल गई थी और गलती से यहाँ आ गई। बस थोड़ा थक गई थी तो सोचा। वेदांत ने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी। उसका बिस्तर पर इस तरह लेटना वेदांत को अंदर तक चिढ़ा गया था। उसे अपनी प्राइवेसी में दखल बर्दाश्त नहीं था, खासकर मन्नत जैसी लड़की से। वेदांत ने वही खड़े खड़े दहाड़ते हुए चिल्लाया, ब्रिजेश! उसकी आवाज इतनी तेज थी कि 1 मिनट के अंदर ही घर का नौकर हाँफते हुए कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। जी, जी सर। वेदांत ने मन्नत की ओर देखना तक गवारा नहीं किया। उसने सीधा बेड की ओर इशारा किया और बिना रुके बोला, अभी के अभी इस बेड की चादर बदलो। मुझे एक सिलवट भी पुरानी नहीं चाहिए। सब कुछ फ्रेश होना चाहिए। मन्नत का चेहरा अपमान से सफेद पड़ गया। वेदांत का उसे इग्नोर करना एक बात थी, लेकिन उसके बैठने मात्र से चादर बदलवा देना उसके मुंह पर एक करारा तमाचा था। वेदांत बिना एक शब्द और बोले अपनी फाइलें मेज पर पटक कर सीधा क्लोजेट की ओर चला गया, जैसे मन्नत वहां मौजूद ही ना हो। मन्नत वहां खड़ी की खड़ी रह गई। उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। रामू काका ने चादरें हटानी शुरू कर दी और मन्नत को वहां से पैर पटकते हुए बाहर निकलना पड़ा। जैसी मन्नत पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकली, ठीक उसी पल वेदिका कमरे के दरवाजे पर पहुंची। उसने मन्नत के चेहरे पर छाई वो खीज और गुस्सा साफ देख लिया था। वेदिका जब अंदर आई, तब तक सर्वेंट बेडशीट बदल चुके थे और पुराना ढेर लेकर बाहर निकल रहे थे। वेदिका ने कमरे का बदला हुआ नजारा देखा और फिर उसकी नजर क्लोजेट के बाहर आते वेदांत पर पड़ी। वेदांत इस वक्त सिर्फ अपने ट्राउजर में था। उसकी टी शर्ट उसके हाथ में थी और उसका गठीला बदन साफ नजर आ रहा था। वेदिका ने अपनी बाहें सिकोड़ते हुए सीधे सवाल किया, वो लड़की कौन थी जो अभी अभी यहाँ से बाहर गई? वेदांत को अंदाजा भी नहीं था कि वेदिका के मन में क्या चल रहा है। उसने बड़ी सहजता से टी शर्ट पहनना शुरू किया और बिना सोचे बोला, वो अवंतिका की गेस्ट थी। कह रही थी कि गेस्ट रूम का रास्ता भूल गई और गलती से यहाँ आ गई। वेदिका के चेहरे पर साफ नाराजगी झलक रही थी। उसे मन्नत का उस कमरे में होना और वेदांत का इस हालत में होना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपनी बहुएं सिकोड़ी और तंज कसते हुए बोली, रास्ता भूल गई थी? और तुम क्यों उसे अपनी ये हाफ नेक बॉडी दिखा रहे थे? क्या रास्ता दिखाने का यही तरीका है तुम्हारा? वेदिका की बात सुनकर वेदांत के हाथ टी शर्ट के गले में ही रुक गए। उसने झटका देकर टी शर्ट नीचे की और अपना सिर बाहर निकाला। अब वेदांत की गहरी नजरें वेदिका के चेहरे पर गड़ गईं। वेदांत को पहले तो हैरानी हुई, लेकिन फिर उसे समझ आया कि वेदिका इस वक्त साफ तौर पर पजेसिव हो रही है। उसने एक टेढ़ी मुस्कान चेहरे पर लाई और धीरे धीरे चलकर वेदिका के बिल्कुल करीब आ गया। उसने झुककर वेदिका की आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में पूछा, क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है या तुम जेलस महसूस कर रही हो मिसेस चौहान? वेदांत के जेलस वाले सवाल पर वेदिका ने अपनी नाक सिकोड़ी और कड़े लहजे में कहा, जेलस? वो भी मैं?
ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बला से तुम जो मर्जी करो। वैसे भी कोई ऐसी खास बॉडी नहीं है तुम्हारी जो उसे दिखा दिखा कर इम्प्रेस कर रहे थे। वेदिका की यह बेबाकी सुनकर वेदांत की आंखों में एक शरारत भरी चमक आ गई। इससे पहले कि वेदिका वहां से हट पाती, वेदांत ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। वेदिका को समझ पाती उससे पहले ही वेदांत ने अपनी टी शर्ट थोड़ी ऊपर की और उसका हाथ अपनी सख्त मसल्स पर रखते हुए धीरे धीरे मूव करने लगा। उसकी गहरी आवाज वेदिका के कानों के पास गूंजी। क्या सच में क्या सच में तुम मेरी बॉडी से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होती मिसेस चौहान? वेदिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। वेदांत की इस अचानक हरकत और उसकी छुअन ने जैसे वेदिका के अंदर बिजली दौड़ानी शुरू कर दी थी। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया और गुस्से व शर्म के मारे लाल होकर कहा, तुम तुम कितने बेशरम हो। उसने वेदांत को पीछे धकेला और बोली, हटो मेरे सामने से, बदतमीज कहीं के। इतना कहकर वह बिना पीछे मुड़े पैर पटकते हुए सीधा बाथरूम की ओर भाग गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वेदांत वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो शायद ही किसी ने पहले देखी हो। वेदांत अब बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर रहा था। वह धीरे से बेड पर लेटा, अपने सिर के नीचे हाथ रखे और छत को देखते हुए बुदबुदाया, आई नो, तुम्हें मैं कहीं ना कहीं अच्छा लगता हूँ वेदिका, वरना तुम मिस्टर चौहान की उस डील को कभी नहीं ठुकराती। तुमने खुद को खतरे में डाला सिर्फ मेरे लिए। अगली सुबह के 10 बज रहे थे। सूरज की रोशनी पूरे घर में फैली थी, लेकिन घर का माहौल किसी गहरे सन्नाटे की ओर इशारा कर रहा था। वेदांत आज सुबह जल्दी एक जरूरी मीटिंग के लिए ऑफिस निकल गया था, इसलिए वेदिका अकेली ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आई। डाइनिंग टेबल पर शांति थी। वेदिका चुपचाप अपना नाश्ता कर रही थी। तभी मन्नत वहां दाखिल हुई। उसके हाथ में कॉफी का मग था और आंखों में एक शरारत भरी क्रूरता। वह जानबूझकर वेदिका के पास से गुजरी और अचानक लड़खड़ाने का नाटक किया। आउश! मन्नत ने चिल्लाने का नाटक किया और पूरा गर्म कॉफी मग वेदिका के हाथ पर गिर गया। आह! गर्म कॉफी की जलन से वेदिका की एक तीखी चीख निकल गई। उसका हाथ पूरी तरह जलने लगा था। वेदिका की चीख सुनकर अवंतिका फौरन वहां पहुंची, जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रही थी। मन्नत ने फौरन चेहरे पर डर और पछतावा लाकर माफी मांगने का नाटक शुरू किया। ओह माय गॉड! आई एम सो सॉरी वेदिका, मेरा पैर फिसल गया था। मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। अवंतिका ने फौरन वेदिका का हाथ अपने हाथों में लिया। हाथ की खाल काफी की वजह से लाल पड़ गई थी और वेदिका की आंखों में दर्द के आंसू साफ दिख रहे थे। जलन इतनी तेज थी कि वह बोल भी नहीं पा रही थी। अवंतिका ने मन्नत को डांटने का नाटक करते हुए कहा, मन्नत, ये क्या बदतमीजी है? देखकर नहीं चल सकती थी क्या? देखो बेचारी का हाथ कितना लाल हो गया है। मन्नत ने अपना सिर झुका लिया। आई एम सॉरी आंटी, सच में गलती से हुआ। अवंतिका ने वेदिका को सोफे पर बिठाया और सर्वेंट को आवाज लगाई, रामू जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। जब मर्रम आया तो अवंतिका खुद वेदिका के हाथ पर क्रीम लगाने लगी। उसने बड़ी नरमी से हाथ थामते हुए झूठी फिक्र का दिखावा किया और बोली, वो सॉरी बेटा, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना। वेदिका अवंतिका के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर बुरी तरह चौंक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो औरत कल उसे घर से निकालने की साजिश कर रही थी, वह आज इतनी फिक्र कैसे कर रही है। उसने झिझकते हुए अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की। तभी अवंतिका ने उसके सिर पर हाथ रखा और एक गहरी सांस लेकर बोली, आई नो बेटा, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती होंगी और शायद मेरा बर्ताव भी, पर सच तो यह है कि मैं तुमसे नहीं अपने बेटे वेदांत से परेशान और नाराज हूँ। वेदिका खामोश रही। अवंतिका ने अपनी आवाज को और भी भारी बनाया, उसने हमसे बदला लेने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए तुमसे शादी की। वह सिर्फ हमारे विरोध के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। वह तुम्हें प्यार नहीं करता वेदिका, वो बस हमें तड़पाना चाहता है। वेदिका के होंठ कुछ कहने के लिए खुले, पर शब्द गले में ही अटक गए। अवंतिका ने उसकी आंखों में झांकते हुए झूठी ममता का आखिरी दांव चला। जो भी हो बेटा, मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अगर मेरी अपनी कोई बेटी होती ना, तो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती। तुम चाहो तो मुझे अपनी माँ ही समझ सकती हो। माँ! यह शब्द सुनते ही वेदिका के चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी और दर्द छा गया। उसकी माँ के साथ बिताए वो धुंधले पल उसकी आंखों के सामने घूम गए। माँ शब्द उसके लिए एक जख्म की तरह था।
उसने एक नज़र अवंतिका के चेहरे पर डाली, जहाँ ममता का एक गहरा मुखौटा चढ़ा हुआ था। वेदिका ने बिना कुछ कहे अपना हाथ छुड़ाया और वहां से तेजी से ऊपर अपने कमरे की ओर चली गई। उसका दिल भारी हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह अवंतिका पर यकीन करे, यही एब्यूज की किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। उधर वेदिका के जाते ही अवंतिका के चेहरे से ममता की वो चमक गायब हो गई और उसकी जगह एक सातिर मुस्कान ने ले ली। उसने मन्नत की तरफ देखा। अवंतिका के चेहरे से ममता का वह नकाब उतरते ही उसकी आंखों में वही पुरानी दरिंदगी लौट आई। उसने मुड़कर मन्नत को देखा और फुसफुसाते हुए उसे डांटा, तुम्हारा दिमाग खराब है मन्नत। मैंने साफ साफ कहा था कि काफी ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। मन्नत ने बेपरवाही से अपने नाखून देखे और कंधे उचकाते हुए बोली, रिलैक्स आंटी, काफी सच में उतनी गर्म नहीं थी, बस गुनगुनी थी। ये लड़की जरूरत से ज्यादा नाजुक है, अब इसमें मेरी क्या गलती। अवंतिका ने गुस्से में मन्नत का हाथ पकड़ा और उसे करीब खींचते हुए चेतावनी दी, मजाक बंद करो। अगर इसके हाथ का जला हुआ निशान उस बेदांस ने देख लिया तो मैं क्या, तुम्हें इस दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। तुम उसे जानती नहीं हो, वो इस लड़की के लिए किसी हद तक जा सकता है। अवंतिका ने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा ताकि कोई सुन न ले, फिर धीमी और ठंडी आवाज में बोली, मन्नत समझो इस बात को, अगर इस लड़की को फिजिकल चोट देना इतना ही आसान होता तो मैं तुम्हें यहाँ क्यों बुलाती। हमें इसे मेंटली हैरेस करना है, ना कि फिजिकली। उसे दिमागी तौर पर इतना तोड़ देना है कि वो खुद ये घर छोड़ दे या बेदांत उसे नफरत से खत्म कर दे। उसने अपनी बात पूरी करते हुए मन्नत की आंखों में आंखें डाली, याद रखना, अगर इसको एक खरोच भी आई और वेदांत को शक हुआ तो वो अपना आपा खो देगा, और जब वेदांत अपना आपा खोता है तो वो तबाही मचा देता है। हमें चालाकी से काम लेना है, बेवकूफ़ी से नहीं। मन्नत ने अब गंभीरता से सिर हिलाया। उसे समझ आ गया था कि वह आग से खेल रही है। वेदिका अपने कमरे में आई और बेदम होकर बिस्तर के किनारे बैठ गई। हाथ की जलन अब थोड़ी कम थी, पर अवंतिका की बातें उसके दिमाग में किसी हथौड़े की तरह बज रही थी। वेदांत तुमसे प्यार नहीं करता, वह सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। वेदिका ने अपनी नम आंखों से अपने लाल पड़े हाथ को देखा और खुद से ही बुदबुदाने लगी, सच तो यही है, अवंतिका जी गलत भी कहाँ है। जो रिश्ता शुरू ही नफरत और मजबूरी से हुआ हो, उसमें प्यार की उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी है। उसने एक लंबी और ठंडी सांस ली। मेरे लिए भी तो ये शादी एक डील ही थी। मैंने दादी के लिए, बुआ के सिर पर छत देने के लिए और उन बच्चों के भविष्य के लिए ही तो यह सौदा किया था। अगर वेदांत ने अपने परिवार को नीचा दिखाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है, तो मैं भी तो अपनी ज़रूरतों के लिए उसकी दौलत का इस्तेमाल कर रही हूँ। हम दोनों में से कोई भी दूध का धुला नहीं है। वेदिका का मन भारी होने लगा। उसके दिमाग के एक कोने में मन्नत और वेदांत का वो क्लोजेट वाला सीन घूम गया। उसने कड़वाहट के साथ सोचा, अवंतिका जी सही कह रही थी, मुझ जैसी मामूली लड़की से कोई प्यार क्यों करेगा। मैं तो सिर्फ एक खरीदी हुई लड़की हूँ, एक पेड गर्ल। वेदांत ने अगर दया दिखाई या कभी हक जताया तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इस घर की बहू का टैग लगाकर बैठी हूँ। ये शादी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है और कुछ नहीं। तभी उसके फोन की टिंग की आवाज ने उसकी सोच को तोड़ा। उसने फोन उठाकर देखा, उसकी बुआ का व्हाट्सएप मैसेज आया था। बुआ ने बच्चों के स्कूल की एनुअल डे की ढेर सारी तस्वीरें भेजी थी। तस्वीरों में बच्चे नए स्कूल की वर्दी पहने, हाथों में मेडल लिए, खिलखिलाकर हंस रहे थे। उनकी वो मासूम मुस्कान देखकर वेदिका की आंखों से एक आंसू टपक कर फोन की स्क्रीन पर गिर गया। उसने कांपते हाथों से उन तस्वीरों को जूम किया। उन तस्वीरों ने वेदिका को फिर से हकीकत का आईना दिखा दिया। उसे समझ आ गया कि चाहे ये रिश्ता नकली हो, चाहे वेदांत उसे नफरत करे या इस्तेमाल करे, उसे अब सहना होगा, क्योंकि उसकी इस डील की कीमत उन बच्चों की मुस्कुराहट थी। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को मजबूत करते हुए कहा, प्यार हो या ना हो, यह समझौता निभाना ही मेरी नियति है। वेदांत कमरे में दाखिल हुआ। थकावट उसके चेहरे पर थी और आंखों में वेदिका को देखने की एक अजीब सी बेताबी। वेदिका अभी भी उन तस्वीरों में खोई हुई थी। उसे खबर भी नहीं हुई कि कब उसके पीछे कोई आकर खड़ा हो गया है। वेदांत ने अपना लैपटॉप बैग सोफे पर पटका और थोड़ा अधिकार भरे लहजे में कहा, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लंच के लिए बाहर जा रहे हैं। वेदिका का ध्यान तस्वीरों और अपनी यादों में इतना गहरा था कि वेदांत की आवाज
बस एक मूंछ बनकर रह गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी बात को अनसुना होता देख वेदांश की बहुएं तन गईं। उसे अनदेखा किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह 2 कदम चलकर उसके बिल्कुल करीब आया और एक झटके में उसके हाथ से फोन छीन लिया। अच्छा, तो अब यह फोन इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि तुम मेरी बात अनसुनी करोगी? वेदांश ने नाराजगी जताते हुए कहा। वेदिका हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। उसने घबराते हुए उसे देखा। तुम कब आए? सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। वेदांश ने फोन को ऊंचा किया और एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला। अच्छा, तो तुमने मुझे इग्नोर किया। ठीक है, अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। वेदिका ने मासूमियत से पूछा। सजा? कैसी सजा? सजा ये कि अब तुम्हारा फोन ये तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। वेदांश ने फोन को अपने पीछे छिपाते हुए कहा। वेदिका परेशान हो गई। उसमें अभी उसकी बुआ और बच्चों की वो कीमती तस्वीरें थीं। उसने मिन्नत करते हुए कहा, वेदांश प्लीज ऐसा मत करो, मुझे मेरा फोन दे दो, बहुत जरूरी है वो मेरे लिए। वेदिका को इस तरह परेशान और रिक्वेस्ट करते देख वेदांश के अंदर का शरारती इंसान जाग गया। उसे उसे तंग करने में मजा आने लगा था। उसने फोन को वेदिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो अपना फोन। जैसे वेदिका ने फोन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वेदांश ने फुर्ती से अपना हाथ काफी ऊपर कर दिया। वेदिका का हाथ हवा में ही रह गया। प्लीज वेदांश, मुझे परेशान मत करो, दे दो ना मेरा फोन। वेदिका ने लगभग पैर पटकते हुए कहा। वेदांश ने अपनी लंबाई का फायदा उठाया और फोन को और ऊंचा कर दिया। उसने एक चैलेंजिंग लुक के साथ वेदिका की आंखों में देखा और शरारत से बोला, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, हिम्मत है तो खुद पकड़ लो। वेदिका ने एक बार फिर कोशिश की। वह अपने पंजों के बल खड़ी हुई और फोन को झपटने के लिए उछली, लेकिन वेदांश की लंबाई के आगे उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। वेदांश, ये चीटिंग है, वेदिका ने हाँफते हुए कहा। लाइफ में सब कुछ आसानी से नहीं मिलता मिसेस चौहान, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। वेदांत ने शरारत से अपनी बहुएं उचकाई। वेदिका ने हार नहीं मानी। इस बार उसने पूरे जोश से छलांग लगाई और फोन को पकड़ने के चक्कर में उसने अनजाने में अपना दूसरा हाथ वेदांत के कंधे पर टिका दिया। उसका पूरा वजन वेदांत पर आ गया, लेकिन ठीक उसी वक्त उसका पैर कारपेट में उलझ गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। वेदिका के मुंह से चीख निकली। वह गिरने ही वाली थी कि वेदांत ने फुर्ती से फोन वाला हाथ नीचे किया और अपनी मजबूत बाहों को वेदिका की कमर के चारों तरफ लपेट दिया। गिरने के बजाय वेदिका सीधे वेदांत के सीने से जा टकराई। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ उन दोनों की तेज चलती धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। वेदांत की पकड़ मजबूत थी और वेदिका का चेहरा उसके दिल के बिल्कुल करीब। दोनों की नजरें एक दूसरे में उलझ गईं। वेदांत की आंखों में जो शरारत थी, वह अब एक गहरी कशिश में बदल चुकी थी। वेदिका भूल गई कि वह फोन के लिए लड़ रही थी। उसे बस वेदांस की उन गहरी आंखों में एक अजीब सा सुकून नजर आने लगा। वेदांस ने धीरे से अपना हाथ वेदिका के चेहरे की ओर बढ़ाया ताकि उसके माथे पर आई लट को पीछे कर सके, लेकिन जैसे ही उसका हाथ वेदिका के हाथ के पास पहुंचा, उसकी नजरें जम गईं। वेदिका का बायां हाथ, जो उसने वेदांस के सीने पर सहारा देने के लिए रखा था, वह बुरी तरह लाल पड़ चुका था और उस पर जलन के निशान साफ दिख रहे थे। पल भर में वेदांस के चेहरे का रोमांस गायब हो गया और उसकी जगह खौफनाक गुस्से ने ले ली। उसने झटके से वेदिका का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे अपनी आंखों के करीब लाकर देखा। ये क्या है? वेदांस की आवाज अब गहरी और डरावनी थी। तुम्हारा हाथ कैसे जला वेदिका? वेदिका ने हड़बड़ाहट में अपना हाथ खींचने की कोशिश की। वो वो कुछ नहीं, बस थोड़ी सी कॉफी गिर गई थी। वेदांत ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। मैंने पूछा, ये कैसे हुआ और किसने किया? वेदांत की आंखों में गुस्सा उबल रहा था। इससे पहले कि वेदिका कुछ कह पाती, पीछे से एक खनकती हुई आवाज आई। मेरी वजह से। वेदिका और वेदांत दोनों ने झटके से दरवाजे की ओर देखा। मन्नत हाथों में एक छोटी सी ट्यूब लिए कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक बनावटी दुख था। वह वेदिका के पास आई और ऑइंटमेंट उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, सॉरी वेदिका, मुझे नीचे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरी गलती से तुम्हारा हाथ जल गया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक खास ऑइंटमेंट लाई हूँ। ये बहुत स्पेशल है, इससे तुम्हारे हाथ पर कोई निशान नहीं रहेगा। जैसे ही मन्नत ने मेरी वजह से शब्द कहे, वेदांत का दिमाग फट पड़ा। उसने एक पल की भी देरी नहीं की और मन्नत की कलाई को इतनी बेरहमी से और मजबूती से जकड़ा कि मन्नत के हाथ से ऑइंटमेंट की ट्यूब गिर गई।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? वेदांश की आवाज में ऐसी दरिंदगी थी कि कमरा थर्रा उठा। उसने मन्नत की कलाई को और कस दिया, जिससे मन्नत के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं और उसके मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। मन्नत को दर्द से तड़पते देख वेदिका का दिल दहल गया। उसे डर था कि वेदांत गुस्से में कुछ अनर्थ कर देगा। वेदांत से तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे! वेदिका लगभग चिल्लाई। उसकी आवाज में डर, घबराहट और कंपन साफ था। वेदिका की उस डर से भरी चीख ने वेदांत को वर्तमान में खींच लिया। उसने वेदिका की आंखों में छिपी दहशत को देखा और नफरत के साथ मन्नत का हाथ झटक दिया। मन्नत अपना हाथ सहलाते हुए और खौफनाक नजरों से उन दोनों को देखते हुए बिना एक शब्द बोले वहां से तेजी से भाग गई। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वह सन्नाटा खौफनाक था। मन्नत के जाते ही कमरे का तापमान जैसे गिर गया। वेदांत अभी भी तेज सांसें ले रहा था। उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वेदिका ने अपनी घबराहट पर काबू पाया और चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है वेदांत, ये क्या तरीका है किसी से बर्ताव करने का? तुम हमेशा इतने हिंसक क्यों हो जाते हो? उसने गलती मानी, वो माफी मांगने आई थी, मरहम लेकर आई थी, पर तुमने उसका हाथ लगभग तोड़ ही दिया था। वेदांत खामोश खड़ा रहा। उसकी मुट्ठियां अभी भी भिजी हुई थी, लेकिन वेदिका की डांट ने उसके उबलते खून पर जैसे बर्फ का काम किया। वह कुछ नहीं बोला, बस पत्थर की मूर्ति बना वेदिका को सुनता रहा। वह चाहता तो पलटकर जवाब दे सकता था कि मन्नत कितनी शातिर है, पर वेदिका की आंखों में जो डर उसने अभी देखा था, उसने उसकी जुबान पर ताला लगा दिया। जब वेदिका डांटते डांटते थक गई और उसकी सांसें तेज होने लगी, तब वेदांत धीरे से झुका और जमीन पर गिरी हुई ऑइंटमेंट की ट्यूब उठा ली। उसने बिना कुछ कहे वेदिका का हाथ पकड़ा। वेदिका ने फिर से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस बार वेदांत की पकड़ में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। चुपचाप बैठो, उसने बहुत धीमी और भारी आवाज में कहा। वह उसे बिस्तर पर बैठाकर खुद उसके सामने घुटनों के बल कालीन पर बैठ गया। उसने ट्यूब खोली और बहुत ही सावधानी से अपनी उंगलियों पर मरहम लिया। जैसे उसने वेदिका के लाल पड़े जख्मों को छुआ, वेदिका के मुंह से एक हल्की सी कराह निकली। वेदांत ने फौरन रुककर उसकी आंखों में देखा और फिर झुककर उसके जलते हुए हाथ पर हल्के से फूंक मारी। उसकी ठंडी फूंक ने वेदिका की जलन को जैसे सोख लिया। वेदिका का सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। वह ऊपर से वेदांत के झुके हुए सिर और उसके एकाग्र चेहरे को देख रही थी। जो इंसान अभी किसी को जान से मारने पर उतारू था, वही अब उसके एक छोटे से जख्म को ऐसे सहला रहा था जैसे वो कोई कांच का खिलौना हो। मरहम लगाते हुए वेदांत ने बिना ऊपर देखे कहा, उसे मैं इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूँ वो क्या कर सकती है। अगली बार अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो मुझे मत रोकना, क्योंकि यह डील तब तक ही सलामत है जब तक तुम सुरक्षित हो। उसकी बातों ने वेदिका के दिल में फिर से वही कसमकस पैदा कर दी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वेदांत की यह फिक्र उस डील की वजह से है या कुछ और। वेदांत ने वेदिका के हाथ पर मरहम की आखिरी परत लगाई और ट्यूब बंद करते हुए बहुत ही सहज लहजे में कहा, अब रेडी हो जाओ, हम लंच डेट के लिए निकल रहे हैं। वेदिका ने उसे थोड़ा हैरान होकर देखा और पूछा, लंच डेट? पर क्या कोई खास वजह है? वेदांत ने अपनी गहरी आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी नजरों में एक चुनौती थी। उसने धीमे से पूछा, क्यों? क्या तुम मेरे साथ बिना किसी वजह के नहीं जा सकती क्या? क्या हर चीज के पीछे कोई बड़ी डील या वजह होना जरूरी है? वेदिका के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने हल्की सी झिझक के साथ अपना सिर ना में हिलाया और बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस पूछ रही थी। ठीक है, फिर 15 मिनट में नीचे मिलो, वेदांत ने बैठते हुए कहा और कमरे से बाहर चला गया। वेदिका ने एक गहरी सांस ली और अलमारी की ओर बढ़ गई। 15 मिनट बाद वह जब तैयार होकर बाहर आई तो उसका अंदाजा बिल्कुल जुदा था। वेदिका का लुक। सर्दियों की इस दोपहर के लिए वेदिका ने एक बेहद खूबसूरत और मॉडर्न लेकिन गर्मापूर्ण विंटर आउटफिट चुना था। उसने गहरे एमराल्ड ग्रीन रंग की एक टर्टल नेक लॉन्ग स्वेटर ड्रेस पहनी थी, जो उसके घुटनों तक आती थी। यह ड्रेस शरीर पर फिट थी, लेकिन कहीं से भी रिवीलिंग नहीं थी। उसने इसके साथ काले रंग की थिक लेगिंग्स और घुटनों तक आने वाले स्टाइलिश लेदर बूट्स पहने थे। उसने अपने बालों को खुला रखा था, जो उसके कंधों पर लहरा रहे थे। चेहरे पर बस एक हल्का सा गुलाबी ग्लो और होठों पर एक न्यूड शेड की लिपस्टिक थी। ऊपर से उसने एक क्रीम कलर का
लॉन्ग ओवरकोट कंधे पर डाला हुआ था, जो उसके पूरे लुक को काफी रॉयल और एलिगेंट बना रहा था। वह एक परफेक्ट मिसेस चौहान लग रही थी, मॉडर्न, ग्रेसफुल और बेहद सुंदर। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतरी तो वेदांत जो अपना फोन देख रहा था, उसकी नजरें वहीं जम गईं। उसने वेदिका को ऊपर से नीचे तक देखा। वह कुछ पलों के लिए जैसे वह शब्द भूल गया। वेदांत ने अपना गला साफ किया और पास आते हुए बोला, चलो हम लेट हो रहे हैं। वेदांत और वेदिका के घर से निकलते ही लिविंग रूम का सन्नाटा अवंतिका और मन्नत की नफरत भरी सोगोगार से भर गया। दोनों ने छिपकर उन्हें कार में जाते हुए देखा था। मन्नत के चेहरे पर जलन और चिड़चिड़ाहट साफ झलक रही थी। उसने सोफे पर अपना बैग पटकते हुए गुस्से में कहा, बेशरम लड़की। आंटी, आपने उसे साफ साफ बोला भी कि वेदांत उससे प्यार नहीं करता, फिर भी उसके साथ ऐसे घूम रही है जैसे पता नहीं इन दोनों के बीच कितना प्यार हो। मन्नत ने एक ठंडी आह भरी और अपनी कलाई सहलाई, जहां अभी भी वेदांत की उंगलियों के निशान थे। उसने आगे कहा, मैं बोल रही हूँ आंटी, ये लड़की कोई मासूम नहीं है। यह सब नाटक है। ये वेदांत के साथ सिर्फ उसके पैसों और ऐसो आराम के लिए है। यह मिसिस वेदांत चौहान का स्टेटस एंजॉय करना चाहती है और कुछ नहीं। इसे मजा आ रहा है इस घर की मालकिन बनने में। अवंतिका ने खिड़की के पर्दे गिराए और मुड़कर मन्नत की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी को भी डरा दे, ठंडी, स्थिर और बेहद सातिर। अवंतिका ने सुकून से अपनी सोफे की जगह ली और बोली, करने दो, एंजॉय करने दो उसे, लेकिन कब तक? बहुत जल्द इसे वेदांत का असली चेहरा दिखेगा। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों में क्रूरता भरते हुए कहा, जो वेदांत आज उसके लिए मजनू बन रहा है, आगे चलकर वो इसे अपना ऐसा रूप दिखाएगा कि इस लड़की को यमराज भी वेदांत से कम क्रूर लगेगा। मन्नत, ये तो अभी उस तूफान से पहले की शांति है जो इस घर में आने वाला है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।